आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो चुके थे। अब शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशंस, यानी अति लघु प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वो इसमें कहते हैं कि समान त्रिज्या के तांबे के दो गोले जिनमें खोखला तथा दूसरा ठोस है, ठीक है, समान विभव तक आवेशित किए गए हैं, कौन से गोले पर अधिक आवेश होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर समान त्रिज्या ली है उन्होंने, तो त्रिज्याएं समान होने से, त्रिज्याएं समान होने से उनकी धारिताएं समान होंगी, क्योंकि सूत्र है C = 4πε0 × r। r क्या है? रेडियस, त्रिज्या। तो त्रिज्याएं बराबर है दोनों गोलों की, तो दोनों गोलों की त्रिज्याएं जब बराबर हैं तो उन पर संचित आवेश भी बराबर बराबर होंगे, ठीक है। दोनों गोलों पर समान आवेश संचित होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों की धारिताएं बराबर हैं। अगले प्रश्न में वो कहते हैं धातु के दो ठोस गोलों में एक बड़ा दूसरा छोटा है, किसकी धारिता अधिक होगी? तो जो बड़ा गोला है उसकी धारिता अधिक होगी, बड़े गोले की धारिता अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है। तो अगले प्रश्न में आंसर लिखिए आप, बड़े गोले की त्रिज्या अधिक है, अतः उसकी धारिता अधिक होगी। बड़े गोले की धारिता अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें वो कहते हैं कि क्या समान आयतन के बराबर धन आवेश वाले दो निकटवर्ती चालकों के बीच विभवांतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक बार फिर समझ लेंगे, क्या समान आयतन के बराबर धन आवेश वाले दो निकटवर्ती चालकों के बीच विभवांतर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चालकों का आयतन समान होने पर भी ज्यामिति के अनुसार, यानी उनका जो आकार और आकृति है वो अलग अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है, जिसके कारण उनकी धारिताएं अलग अलग हो जाती है। धारिताएं अलग अलग हो जाने से उनके बीच में विभवांतर स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है, धारिता का विमेय सूत्र लिखिए, इसका मात्रक क्या है? धारिता का विमेय सूत्र, तो धारिता का विमेय सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सूत्र लिखिए, क्या सूत्र है? Q/V। C = Q/V। Q क्या है? संचित आवेश है। Q है संचित आवेश। अब संचित आवेश का आपके पास में मान लीजिए विमा है ही नहीं, आप जानते नहीं है संचित आवेश की विमा होती ही क्या है, तो क्या करेंगे आप? इसके स्थान पर IT का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि Q=IT। अब V के स्थान पर क्या रखेंगे? V के स्थान पर क्या रखेंगे बताइए? विभव, क्योंकि मान लो विभव की विमा भी आप नहीं जानते हैं, विमाएं कैसे उत्पन्न होगी समझाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि सभी विमाएं लगभग MLT थीटा या सब में इतना ही आता है, पावर 1 2 3 ऐसे करके -1 -2 परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण ये राशियां परिवर्तित हो जाती हैं।
तो याद रखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उनको बनाना बहुत आसान है। यदि सूत्रों का सही प्रयोग आपने किया है तो उनके द्वारा आप विमाएं उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आई टी है, आई क्या है, वैद्युत धारा है, टी क्या है, समय। तो वैद्युत धारा मूल राशि है, समय मूल राशि है। अब ये व्युत्पन्न राशि थी आवेश, इसको हमने मूल राशियों में विभक्त कर लिया, तोड़ लिया। जब हमने इनको मूल राशियों में तोड़ लिया है, अब और आगे इनको नहीं तोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पर इनकी विमाएं लिख कर आवेश की विमा बता सकते हैं। अब नीचे क्या है, विभव है। विभव अदिश राशि है, परंतु इसका जो सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर। आई क्या है, यहाँ पर वैद्युत धारा यानी मूल राशि बन चुकी है, मूल राशि बन चुकी है, परंतु आर यानी जो प्रतिरोध होता है उस वो भी मूल राशि उत्पन्न नहीं हुई है, ये व्युत्पन्न राशि है। इसके स्थान पर भी आप कुछ ना कुछ प्रयोग करेंगे। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए प्रयोग किया जाता है, तो आप ये प्रयोग करेंगे, परंतु ये राशि चलो ये ऐसी कर लीजिए। तो क्या है, कुछ कटेगा यहाँ से कुछ कटेगा, धारा है ऊपर और नीचे दोनों में आई आई काट सकते हैं, परंतु काटने के लिए इनको छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार आप इसको काटेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो क्या प्राप्त होगा, टी अपॉन आर प्राप्त होगा। टी अपॉन आर, टी क्या है, समय, और आर क्या है, प्रतिरोध है। आर की विमा आपके पास में नहीं है, तो इसके स्थान पर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ये सूत्र होता है प्रतिरोध ज्ञात करने का, प्रतिरोध ज्ञात करने का। इस सूत्र से विमा निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये आगे जाकर अटक जाएगा, है ना, बहुत ही लंबा सूत्र होता जा रहा है ये। देखिए मात्रकों से आप इसको हल कर सकते हैं। मात्रकों से आप इसको हल कर सकते हैं, सूत्रों के माध्यम से तो बहुत लंबा ये हो जाएगा। मात्रकों के अनुसार इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम बटे, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। अब कूलाम की भी आपके पास मान लीजिए नहीं है, इसका सूत्र क्या होता है, आई टी इक्वल टू आई टी यानी एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड बटे, अब वोल्ट की भी आपके पास में नहीं है, ये है विभव। तो एक सूत्र होता है W इक्वल टू क्यू वी, W इक्वल टू क्यू वी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू। अब देखिए W का मात्रक होता है जूल, क्या मात्रक होता है, जूल, बटे में आप कूलाम लिखेंगे, जूल बटे कूलाम। तो ये कूलाम कहाँ पहुंचेगा, वापस फिर से ऊपर ही पहुंचेगा, वापस फिर से ऊपर ही ये पहुंचेगा। वोल्ट इक्वल टू जूल प्रति कूलाम। तो अब देखिए ये भी कूलाम के स्थान पर ही आपने प्रयोग किया था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर ही आप कर देंगे तो नीचे का जो कूलाम ही हट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा C की विमा इक्वल टू एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बटे जूल। अब देखिए जूल आपके पास मान लीजिए है ही नहीं, किया गया कार्य जूल है ना, ये मात्रक है, किया गया कार्य या फिर ऊर्जा का
ये भी आपके पास मान लीजिए नहीं है, इसको भी आप तोड़ सकते हैं क्योंकि मूल मात्रा कभी उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो मूल मात्रकों में जब तक भी ना आ जाए तब तक हम इसको तोड़ सकते हैं। तो किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यानी इस जूल के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं आप, बल यानी न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन मीटर। आगे देखिए और क्या क्या हो सकता है, इसमें काफी बड़ी विमा उत्पन्न हो रही है। यदि आप ये समझ गए तो किसी भी भौतिक राशि की विमा आप आसानी से बना सकते हैं। ये क्या है, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सी की विमा इक्वल टू एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बटे न्यूटन की विमा भी आपके पास मान लीजिए नहीं है। न्यूटन क्या है, व्युत्पन्न राशि है, मीटर तो बन चुका है, भैया दूरी है, मूल राशि में परिवर्तित हो चुकी है, अब इससे ज्यादा आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो मीटर के स्थान पे तो क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा, परंतु न्यूटन यानी बल, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी न्यूटन को आप अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका MA यानी किलोग्राम चलो केजी ही लिख लो किलोग्राम को, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति का जो सेकंड स्क्वायर है कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा। तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 4 कर लो इसको डायरेक्ट, सेकंड की पावर कितनी कर लो, 4 कर लो, किलोग्राम मीटर। और ये क्या है, ये भी मीटर ही है, मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी की विमा इक्वल टू एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बटे किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना। ये राशि उत्पन्न होती है, ये 4 है। ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया भी था आपको किस प्रकार से विमाएं उत्पन्न करते हैं, परंतु अब आप इसको दोबारा देख लीजिए। क्या हो जाएगा, सी की विमा बराबर, देखिए विमाएं लिखने का जो रूप होता है वो होता है M L T थीटा और K, ऐसे होता है क्रमिक। तो ये क्या है, M है यानी मास। द्रव्यमान की विमा आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, तो M है, इसको आप पहले लिखेंगे। तो नीचे क्या है, मास यानी किलोग्राम है, तो पावर एक के ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो M की पावर -1। अब क्या आता है, L आता है, क्या आता है, L मतलब मीटर स्क्वायर। अब नीचे क्या है, ये प्लस की पावर है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, अर्थात L की पावर -2 हो जाएगा। अब क्या आता है, T आता है, यानी T फॉर टाइम, टाइम का जो मात्रक है वो सेकेंड होता है M के सीरीज के अनुसार। तो T की पावर कितना आ जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर 4 है तो 4 लिखेंगे। अब क्या बचा, एम्पियर, वैल्यू क्या है, थीटा को इसमें रहेंगे, तो ये A की पावर, अर्थात जो वैल्यू धारा है, धारिता की जो विमा है वो ये आपके सामने उत्पन्न होती है। M की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4, A की पावर 2, है ना। तो ये विमा है वैद्युत धारिता की। अब पूछते हैं इसका मात्रक लिखिए, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम प्रति वोल्ट। मात्रक क्या लिख सकते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हुए C = Q/V
तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, बटे, और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम फैराड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराड। तो ये इसके मात्रक हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो एक प्रश्न और कर सकते हैं। इस प्रश्न में वो कहते हैं फैराड क्या है, एक फैराड में कितने पिको फैराड होते हैं। तो फैराड क्या है जी, फैराड वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। फैराड वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। एक फैराड में 10 की पावर 12 पिको फैराड होते हैं। एक फैराड में 10 की पावर 12 पिको फैराड होते हैं। तो ये आपका सवाल हल हो चुका है। आगे प्रश्न में दे रखा है दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के लिए सूत्र लिखिए। अब देखिए दो आवेशित चालक हैं, उनको तार द्वारा जोड़ देंगे तो ऊर्जा हानि होगी, उनके लिए सूत्र पूछते हैं, किस क्या सूत्र उत्पन्न होगा। देखिए जोड़ने से पहले, क्योंकि दोनों आवेशित हैं मतलब दोनों में विभव है, दोनों में आवेश उत्पन्न हो रहा है, दोनों में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। भाई मान लीजिए पहले चालक में संचित ऊर्जा U1, दूसरे में संचित ऊर्जा U2 है। वो कहते हैं दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के लिए सूत्र लिखिए। इसका ये सूत्र उत्पन्न होता है C1 C2/2 C1 + C2 ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर। ऊर्जा हानि यानी आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। इसका हमने बहुत बड़ा एक आर्टिकल था वो सिद्ध किया था। तो ऊर्जा हानि का जो सूत्र है वो होता है U - U' इक्वल टू C1 C2 पूरे के बटे 2 C1 + C2 और बाहर ब्रैकेट में है V1 - V2 का होल स्क्वायर। V1 - V2 का होल स्क्वायर है ना। इस सूत्र की सहायता से जब हम दो चालकों को एक तार के द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ देंगे तो इसमें इतनी ऊर्जा हानि होगी। C1 क्या है, पहले चालक की धारिता, C2 दूसरे चालक की धारिता, V1 है पहले चालक पर विभव और V2 है दूसरे चालक पर विभव। कैलकुलेशन करेंगे तो ऊर्जा हानि आपको प्राप्त हो जाएगी। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो धारिता की परिभाषा है संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है।
परिभाषा दोबारा समझ लेंगे। किसी संधारित्र की एक प्लेट पर संचित आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करेगी, जरा समझ लेते हैं। धारिता का सूत्र होता है C = K ε0 A अपॉन D। यह सूत्र होता है। यदि आप इस ε0 जो कि ये नियतांक है, इसको यदि आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, C प्रोपोर्शनल K A अपॉन D हो जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे किन किन चीजों पर निर्भर करेगी धारिता। तो प्लेटों के बीच का जो माध्यम है, वायु है या कोई परावैद्युत माध्यम है, उस पर निर्भर करेगी। प्लेटों के आकार, आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। और प्लेटों के बीच की दूरी कम या ज्यादा है तो उस पर भी निर्भर करेगी। ठीक है ना। तो ऊपर की कोई भी वैल्यू ज्यादा होगी तो धारिता ज्यादा होगी, नीचे की कोई भी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो धारिता कम होगी, क्योंकि ऊपर की राशि अनुक्रमानुपाती है और नीचे की राशि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना। आगे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र तो होता है समांतर प्लेट संधारित्र या वायु संधारित्र ε0 A अपॉन D, यह सूत्र होता है। जहाँ पर ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता लिखना पड़ेगा। जहाँ ε0 इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता, A प्लेटों का क्षेत्रफल और D प्लेटों के बीच की दूरी है ना। ये पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी, तब आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें तो प्रश्न ढेर सारे हैं, बताइए। ये 64 प्रश्न है अति लघु में। नो प्रॉब्लम। बाकी अगली वीडियो में